वगैरह में वो आपकी रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं। जी। तो बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग के द्वारा संचालित ऑनलाइन यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहयोगी इन कक्षाओं में जो अभी तक लगातार जारी हैं। पूर्व में कई हमारे विद्वत प्रोफेसर इन कक्षाओं में अपने ज्ञान से मार्गदर्शन प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं, लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। और उनमें अभी तक इस बैच में सबसे ज्यादा जिन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया है और बड़े स्तर से विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर आज पुनः हमारे बीच हैं। मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार, बुंदेलखंड महाविद्यालय के बीएड विभाग की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर लगातार सर की 8 क्लासेस हो चुकी हैं और सर अभी भी पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का अधिकतम लाभ प्रदान करना चाह रहे थे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, सर कह रहे हैं कि कम समय होता है, उसके बाद भी हम चाहते हैं जितना ज्यादा अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी हमसे ज्ञान प्राप्त कर पाए। ऐसे बहुत ही विरल विद्यार्थियों शिक्षक होते हैं जो अपना सर्वस्व विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा के विद्यार्थी हित में जिस प्रकार से डॉक्टर नितिन त्यागी सर और हमारे साथी शिक्षक, चाहे वो डॉक्टर रॉबिन सर हो, डॉक्टर शशि तिवारी मैम हो, डॉक्टर चंचल मैम हो, डॉक्टर अर्चना मैम हो, पूर्व के हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर हो, अभी आने वाले हमारे कुछ शिक्षक आदरणीय विद्युत प्रोफेसर आने वाले हैं, सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ में अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को प्रकाशित कर रहे हैं और उस ज्ञान को संपूर्ण भारतीय समाज में विद्यार्थी ले जाएं और भारत को और अधिक शैक्षिक उन्नति की ओर ले जाएं। ऐसा जो हमारा ध्येय है वो पूरी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर नितिन त्यागी सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर नितिन त्यागी सर, जैसा कि आप अवगत हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय रजा पीजी कॉलेज रामपुर में बीएड विभाग में, और सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपर रहे हैं। तो सर को पता है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाती है, उसमें किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जाती है। और जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में भी बताया था कि हाल ही में सर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्ड किया है। एक साथ उन्होंने 9 किताबें प्रकाशित की थी। 11 बुक्स। जी 11, माफ कीजिए, 11 पुस्तकें एक साथ एक ही दिन में आपने प्रकाशित करवाई हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में किसी भी प्रोफेसर के लिए। इस प्रकार की शैक्षिक उन्नति की ओर आगे बढ़ना, ये न सिर्फ विद्वत प्रोफेसर के लिए बल्कि हम सभी साथी शिक्षकों के साथ साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए गौरव की बात है कि आप ऐसे शिक्षक को सुन पा रहे हैं। घर बैठे बड़े ही आराम से आप ऐसे विद्युत प्रोफेसर को सुन पा रहे हैं जिनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सर हमारे बीच पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, आप देख रहे हैं कि सर 2-2 घंटे लगातार बोलते रहते हैं और पूरे अपनी एनर्जी के साथ हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर नितिन त्यागी सर, अधिक समय न लेते हुए मैं आपका पुनः औपचारिक रूप से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विद्यार्थियों को आज पुनः शोध के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। सर की क्लासेस लगातार चल रही हैं। मैं सर को कहूंगा कि सर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई और बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, प्रबंध समिति और आप सभी जो शिक्षक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक गण हैं, अपना इतना बहुमूल्य समय इसको दे रहे हैं कार्यक्रम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि ये ज्ञान यज्ञ केवल आपने उठाया है और इसमें आहुति देने का अवसर हमें भी ईश्वर ने दिया, तो हम भी कूद पड़े कि हम भी एक आहुति लगा देते हैं। तो बहुत बहुत पुनः धन्यवाद और शुरू करते हैं आज की क्लास में। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मुझे प्लीज बताइए कि 1 मिनट सर, मैं अलाउ करता हूँ भी। हाँ अच्छा जी अब करें सर। विजिबल है। तो
जो हमारा इससे पहला वाला लेक्चर था वो खत्म हुआ था जर्नल्स पर, है ना, इम्पैक्ट फैक्टर, I10 इंडेक्स, H इंडेक्स, JCR जनरल साइटेशन रिपोर्ट और क्लैरिवेट एनालिटिक्स के बारे में हमने बात करी थी। तो बहुत सारी चीजें उसमें हमने डिस्कस करी थी, उन सब का आप रिवीजन करते रहिएगा। तो उसी लेक्चर के बाद में एक छात्रा का मैसेज आया था कि सर मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे थे कि हमें साइटेशन देनी चाहिए और फिर उसका रेफरेंस देना चाहिए, तो ये साइटेशन और रेफरेंस में अंतर क्या है। तो मैं वहीं से शुरुआत करते हुए आगे चलता हूँ। तो साथियों, बहुत सारे जो साथी रिसर्च कर चुके होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन जो अभी एनरोल्ड हैं और भविष्य में इंटरव्यू के उद्देश्य से आपको ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो साइटेशन को असल में इन टेक्स्ट साइटेशन बोला जाता है टेक्निकली, कि हमने टेक्स्ट कोई लिखा, पैराग्राफ लिखा, और उस पैराग्राफ में नितिन त्यागी की पुस्तक से हमने 4 लाइनें ली, तो उस पैराग्राफ के बीच में जहां लाइनें लिखी थी वहां कई तरह से इंटेक्स साइटेशन दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा अभी जब PDF खोलेंगे, वर्ड फाइल खोलेंगे, कि जहां 4 लाइनें ली उसके बाद में हम नितिन या त्यागी लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, और APA स्टाइल में, चूंकि हम पेज नंबर नहीं डालते, MLA स्टाइल जो अलग अलग तरह की हमने साइटेशन स्टाइल डिस्कस करी थी, तो उसमें एक MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है, तो उसमें पेज नंबर डालना वो प्रीफर करते हैं कि आप राइटर का सरनेम कोमा पेज नंबर लिखिए। लेकिन APA स्टाइल में पेज नंबर नहीं देते हैं, राइटर का नाम कोमा और ईयर देते हैं हम। तो आप 4 लाइनें पैराग्राफ में ली, तो आपने चारों लाइन लिखी उस बीच पैराग्राफ में, और मेरा नाम त्यागी कोमा 2024 ये छोड़ दिया। तो जब हम किसी रिसर्च पेपर में इस तरह से, किताब में, PhD थीसिस में इस तरह से देखते हैं कि बीच बीच में ऐसे लिखा रहता है कोष्टक के अंदर, वो होती है साइटेशन। उसको कहते हैं साइट करना, ऑन द स्पॉट साइट करना, तुरंत हमें बताना कि ये लाइनें इस राइटर से ली हैं। अब वहां उस जगह उस स्थान पर हम एक साथ पूरा रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उससे वो पूरा उसका जो लॉजिकल सीक्वेंस बना हुआ है हमारा लिखने का, वो टूट जाएगा। और ना ही वो उचित माना जाता कि आप पूरा का पूरा राइटर का नाम, उसकी किताब, पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई, वो सब लिखें। तो ये मेथड अपनाया जाता है कि भाई आप जहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो शॉर्ट में, ब्रीफली आप जो है उसको इंडिकेट कर दें और उसका रेफरेंस बाद में दे दें। जब आपका रिसर्च पेपर पूरा हो जाता है, आपकी थीसिस पूरी हो जाती है या चैप्टर पूरा हो जाता है, लास्ट में दे सकते हैं। तो थीसिस, सॉरी, साइटेशन और रेफरेंस में ये अंतर है। तो ये देख लीजिए, साइटेशन इज ए, ये हम, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो साथियों, इसमें लिखा हुआ है साइटेशन इज ए ब्रीफ मेंशन ऑफ सोर्स विद इन द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ आइए, ये है हमारा एक पैराग्राफ, और इसमें हमने नासा का कोई, यहाँ इसमें कोई साइटेशन ली है, कोई रेफरेंस लिया है। ये ऊपर की जो 4 लाइनें थी और साथ में किसी और कमीशन की भी ली है, और उनको हमने पैराफ्रेज करके अपने वर्ड में भी लिख दिया है। ऐसे एग्जैक्ट भी ले सकते हैं और कुछ चेंज करके भी ले सकते हैं। जब कुछ लाइनें मिक्सअप होती हैं, हमने 2-3 जगह से पढ़ा और अपने शब्दों में लिख दिया, तो एक साथ 2 भी साइटेशन लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के बीच में जो लिखी जाएगी, इसको कहेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन। तो ये तो हो गई साइटेशन की, भाई आपने वहीं के वहीं उसका फैसला कर दिया कि इस व्यक्ति के काम से हमने अपने कुछ 4 लाइनें ली हैं, इसके रिसर्च पेपर से, इसकी पुस्तक से। और बाद में जो लिखते हैं हम लास्ट में, वो रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस का मतलब हिंदी में संदर्भ होता है, संदर्भ कह दो या हवाला कह दो, हवाला। तो अब आप हवाला दे रहे हैं नीचे इसका पूरा का पूरा। अब ये नासा 2024 द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और रिट्राइव फ्रॉम नासा साइंस, ये हमने लिख दिया, वहां लिखना उचित नहीं था। तो जब हम टेक्स्ट के बीच में लिखते हैं तो उसको साइटेशन बोलते हैं और बाद में रेफरेंस बोलते हैं। तो ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चले। यस सर। हाँ, चलिए। और साथियों, ये भी ध्यान रखना कि एपीए स्टाइल में वन ऑथर, यदि एक ही ऑथर है केवल किताब का, तो उसमें उसका सरनेम लिख दीजिए और बाद में ये एन डॉट लिखिए, उसके नाम का पहला अक्षर डॉट, और उस ईयर लिखी जाती है, और फिर बाद में उसके पूरे किताब का नाम और वो जर्नल, ये सब लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं लिख के लेके आया हूँ। यदि 2 ऑथर है तो 2 ऑथर में इस तरह से लिखा जाता है त्यागी एन, और ये एंड AND ना लिखकर
ये सिंबल वाला एंड होता है ना, और उसके बाद दूसरे लेखक का भी पहले सरनेम ही लिखा जाएगा और बाद में उसके जो मूल नेम है, मेन नेम है, उसका पहला अक्षर और डॉट लगती है। तो ये मयंक त्रिवेदी जी का एम डॉट, पहले त्रिवेदी पूरा लिखा, सरनेम पूरा लिखा जाएगा, कोमा लगेगा और एम डॉट पूरा लिखा जाएगा। तो 2 ऑथर में हम इस तरह से लिखते हैं। 3 ऑथर में रोबिन सिंह सर भी आ गए अब हमारे साथ। तो पहले सरनेम फिर नेम, फिर सरनेम फिर नेम, फिर एंड लास्ट में लगेगा। तो याद रखना, अगर हमारे 20 भी ऑथर हैं तो 19 ऑथर तक तो हम लिखेंगे नाम सबके ऐसे ही, और 20वें ऑथर के नाम से पहले एंड लगाएंगे। तो एंड पूरे आपके रेफरेंस में एंड एक ही बार आएगा और अंतिम ऑथर से पहले आएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। बात छोटी है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में आपको ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जिनको इन चीजों को पूछने में ही आनंद आता है। वो कहेंगे अच्छा पीएचडी हो, डॉक्टर साहब हो आप, अच्छा चलिए लीजिए एक पेपर और एक रेफरेंस लिख कर दिखा दीजिए 3 राइटर का एपीए स्टाइल में। तो अब 3 राइटर हैं, यदि आपको ये ध्यान नहीं है कि 3 राइटर हो चाहे 20 राइटर हो, जब इनको हम सेपरेट करते हैं एंड लास्ट वाले ऑथर से पहले ही आता है, तो कई बार गड़बड़ हो सकती है कि आप 2 के बीच में ही एंड और फिर एंड लगा दें, है ना, या 20 है तो आप ये भूल जाए कहाँ एंड लगाना। तो ध्यान रखना कि लास्ट वाले ऑथर से पहले एंड लगेगा, बाकी के सब ऑथर्स के नाम ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, कोमे लगाकर कोमा लगते रहेंगे, इनको सेपरेट करते रहेंगे। चलिए 3 ऑथर हुए, अब आते हैं 20 ऑथर पे। चलो जी 20 ऑथर है तो पूरे 20 ऑथर लिखे जाएंगे ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल। कोई ये एपीए स्टाइल में कोई जो है दूसरी टेक्निक नहीं बताई गई है कि आप ये लिख दें वो लिख दें। आप 20 ऑथर हैं, आपके एमएड के ग्रुप ने एक कोई किताब लिखी बहुत ही अच्छी, या एक रिसर्च पेपर लिखा, एमएड में 20 बच्चे थे, सबने कहा कि भाई सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो और एक किताब लिखते हैं या एक पेपर लिखते हैं। अब उन 20 को क्रेडिट देना, अब मैंने अपने रिसर्च में उन 20 राइटर की बुक से एक जो है कोई 4 लाइनें ली, अब मुझको वो साइट करनी है मुझे, मतलब तो एपीए स्टाइल में वो 20 की 20 के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। और क्या बताया गया, उन्होंने कहा कि पर यदि ऑथर 21 या उससे ज्यादा हो जाते हैं, ये सब टेक्निकल बातें, 21 या उससे ज्यादा ऑथर हो जाते हैं तो तब आपको चेंज करना पड़ेगा। 19 नाम तो ऑथर के देने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे पूरे पूरे। फिर उसके बाद में आप डैश डैश के 3 जो है सिंबल बनाएंगे और उसके बाद में सबसे लास्ट वाले ऑथर का नाम लिखेंगे एट द फाइनल ऑथर्स नेम। तो यानी यदि 40 ऑथर हैं एक किताब के, एक रिसर्च पेपर के, तो ये 19 तो लिखे जाएंगे पूरे और फिर डैश डैश लगाकर 40वें ऑथर का नाम लिख देंगे और वो वहीं पे ही आपका रेफरेंस मान लिया जाएगा। तो ये लिखने की एक जो है रेफरेंस लिखने की टेक्निक है। और चूंकि ऐसा 1-2 बार हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के यूनिवर्सिटी कैंपस के इंटरव्यू में कैंडिडेट से रेफरेंस के बारे में पूछा गया कि क्या आप लिख के दिखा सकते हैं, आपने 6 पीएचडी करा रखी है तो रेफरेंस लिख के दिखाइए एपीए स्टाइल में। तो साथियों ये बहुत टेक्निकल काम है, 1-2 बार रेफरेंस लिख के अपने हाथ से देख लेना। और इसमें जो कोमे आते हैं वो नाम के बीच में आते हैं, ये ध्यान रखना, ये कोमा मेनली नाम के बीच में आते हैं और पूरे कहीं इसमें कोमा नहीं आता। वो जो जर्नल में यदि पेज नंबर भी आप लिख रहे हैं तब कोमे लास्ट में यहाँ आएंगे, बाकी सब में डॉट चलती है, डॉट। तो नाम और सरनेम के बीच में ये कोमा आया था मेरे इस सिंगल ऑथर में, और बाकी सब जगह डॉट थी, और बाद में जर्नल के पेज नंबर के को सेपरेट करने के लिए आया, बीच में कहीं नहीं आया। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, इनको ध्यान रखना, इससे आप दूसरे लोगों से अलग रहेंगे और एक अच्छी तैयारी उस दिन की तैयारी रहेगी जिस दिन, मैं पहले ही बता के आया था आपको, जिस दिन कोई चाहेगा कि आपको आपके मुंह को बंद कर दिया जाए, आप कुछ ना बता पाए, उससे आगे आपको सॉरी बोलना पड़े, ये उस दिन काम आएंगी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं। चलिए, तो एक साथी का ये सवाल था कि मान लो सर 6 ऑथर की या 4 ऑथर की ने किताब लिखी थी, है ना, 4 ऑथर थे उसके, और अब हमने अपने टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट साइटेशन में एक पैराग्राफ हमने लिखा और उसमें 2 लाइनें लिखी हमने उनकी, या 3 लाइनें लिखी। तो अब कैसे लिखें? सिंगल ऑथर में तो हमने लिख दिया था त्यागी डॉट 2024, पर यदि अब 4 ऑथर की किताब है तब कैसे लिखें हम? तो उसके लिए साथियों ये एक वर्ड है ET@L डॉट। तो हम 3 वर्ड पहले आई बिड, ओप सिट और लॉक सिट, इन 3 को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
है ना। और उदाहरणों से हमने समझे थे कि इनके प्रयोग रेफरेंस देते समय कब हम करते हैं, जब लगातार रेफरेंस आ रहे होते हैं, जब रेफरेंस तो वही हो, पेज नंबर चेंज हो गया हो तो ऑफसेट आ जाता है, जब रेफरेंस के बीच में अन्य रेफरेंस आ गए हो, पेज नंबर भी बदल गए हो, दोनों बदल गए हो, तब हम कौन सा रेफरेंस लिखते हैं। तो आईबिड, ऑफसेट, लॉगसेट ये 3 पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही 3 और वर्ड यूज होते हैं, मेनली वो इन टेक्स्ट साइटेशन के ही लिए आए थे। कुछ लोग उनको रेफरेंस में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता रेफरेंस में, क्योंकि रेफरेंस के लिए तो एपीए 7th स्टाइल ने बोल ही दिया है कि भाई 21 ऑथर तक यदि हैं तो 21 ऑथर में 19 के नाम दो। तो यानी यदि 4 ऑथर हैं तो उनके लिए ये यूज करने की जरूरत नहीं है, चारों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि इनमें इनका ये चक्कर है क्या, कि अगर 4 ऑथर हैं एक के और हमने एक पैराग्राफ में 4 लाइनें यूज करी हैं तो कैसे लिखेंगे हम उनको। तो इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना और इनका मतलब भी याद रखना। बात करते हैं, एक एब्रीविएशन है, लैटिन फ्रेज की है, एट एलाइया। तो ये असल में जो बहुत पहले ये वर्ड चलता था, बहुत पुराने समय में, ETALII। तो ये बाद में इसमें कहा गया कि भाई ये 2 आई लगाने की क्या जरूरत है, लैटिन फ्रेज ही है, इसका मीनिंग है एंड अदर्स, और अदर्स। तो नितिन त्यागी, त्यागी एन और ETALII, इसका मतलब है नितिन त्यागी के साथ और भी हैं बहुत सारे, एंड अदर्स, ये एंड अदर्स। तो ये था। तो ये फिर बाद में कहा कि भाई इतने बड़े ये 2 आई लगाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो और इसकी जगह नया कोई वर्ड लेके आओ। तो तब ये फिर ये आया ETAL डॉट। तो ये इसी का ही नया रूप है। अब ये चलन में बंद हो गया है, ये वाला बंद हो गया, ETALI एट LI, ये अब बंद हो गया है, वो यूज होता है। तो उसको याद रखना, ये इसलिए याद रखना जरूरी है, कोई काउंटर में आपसे पूछ सकता है कि एक अच्छा ये वर्ड है तो बताइए ये वाला वर्ड क्या है, फिर तो आप बताएंगे इसी का पुराना वर्ड है और ये अब चलन में यूज नहीं होता, अब ये नया वर्ड यूज होता है। तो इसका मतलब यही होता है एंड अदर्स। तो बस आप अगर एक पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ था, इसमें 10 लाइनें थी, इसमें आपने ये वाली 2 लाइनें मेरी, मयंक भाई और रोबिन सर 3 लोगों की ली थी। तो उसमें जो सबसे मेन ऑथर होता है, पहला ऑथर जो होता है, आप उसके नाम को लिखते हैं। तो त्यागी और फिर आप लिखेंगे ET और AL और फिर कोष्टक में ईयर लिखेंगे 2024, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब ETAL डॉट, इसका मतलब एंड अदर्स। तो त्यागी एंड अदर्स 2024। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में आप 4 ऑथर के हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि चारों का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं। उसके लिए शिक्षा रिसर्चर्स जो शोध विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये वर्ड बताया, तो ये यूज करना। और ये वाला वर्ड अब बंद ही हो गया है, ये इसी का नया रूप ये है। तो ये 2 बात क्लियर हुई। ये इस तरह से लिखते हैं, सामने ये लिखा हुआ है, इसे रेफरेंस में मैं दिखा दूंगा। तो सामान्यतः यदि आप, ये तो हुआ आपका इन टेक्स्ट साइटेशन में। अब यदि आप रेफरेंस में लिख रहे हैं 4 ऑथर्स को, तो वहां ETAL डॉट लिखना चाहिए या नहीं, तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 21 ऑथर तक तो कोई जरूरत ही नहीं, और उसके आगे भी उसने तकनीक APA 7 में बताई दी है। तो हम सारे नाम ही लिखते हैं, वहां रेफरेंस में नहीं लिखते हैं, ये केवल इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए आजकल यूज होता है। क्लियर है ये बात? बता दीजिए कोई, तभी चलूंगा मैं। Yes, sir. हाँ हाँ, चलिए। तो एक है, ये 2 वर्ड हुए। एक है ET सीक्वेंस डॉट, SEQ डॉट, सीक्वेंस का पूरा ये जो है एब्रीविएशन है, इसमें डॉट लगा दिया गया है। ये जो टर्म है मुख्यतः लॉ के जो रिसर्चेज होते हैं उनमें यूज होती है, कानून के जो होते हैं, तो उसमें रेफरेंस देने के लिए इसका यूज होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो कोई मेन अनुच्छेद होता है, कोई नियम, है ना, धारा 300 दफा 302, है ना, और उसके फिर कोई सब आर्टिकल्स होते हैं। तो ये इनको पूरे को बताने के लिए कि ये वाली धारा थी और उसके साथ में कुछ आर्टिकल्स थे, तो ET सीक्वेंस यूज किया जाता है मेनली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस के, जहां संविधान संबंधी कुछ ऐसे रिसर्चेज होते हैं और लॉ, इन फील्ड में यूज होती है ना। कोई तो इसमें यहाँ सामने लिखा हुआ है इसका सीक्वेंस की, एक कोई मेन जो है अनुच्छेद है, उसके कुछ अनुच्छेद है, तो सीक्वेंस में है वो, उनको फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये है। तो द फॉलोइंग पेजेस, तो इसमें लिखा हुआ है ना। तो आप याद रखना, आईबिड ऑफसेट और लॉगसेट, और फिर ये टर्म क्या थी, ETAL डॉट
और फिर ETALII इसका अब यूज बंद हो गया है, इसकी जगह यही यूज होती है। और ETSEQ डॉट ये लॉ के फील्ड में यूज होता है रेफरेंस देने में। 6 की 6 टर्म क्लियर है आपको? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आते हैं आज के इस लेक्चर पर। तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है आपकी ये यूजीसी जो नेट है इसकी जो यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है ये, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो वैसे तो आप आईसीटी को रोबिन से बहुत अच्छे से पढ़ाई चुके हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका रिसर्च की दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे, तो बहुत सारी जो है चीजों पे हम ध्यान देंगे। लेक्चर में बने रहना। कुछ जो साथी रिसर्च कर रहे हैं और जो यूज कर चुके होंगे उनके लिए भी रिवीजन रहेगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए कुछ चीजें इसमें काफी नई हो सकती हैं और काफी कारगर भी हो सकती हैं भविष्य के लिए। तो एक तो बात करते हैं कि भाई आईसीटी ने रिसर्च में क्या क्या हेल्प करी। तो सबसे पहले मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि जो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव जिन्हें बोलते हैं, उसमें 2 बड़े क्रांतिकारी कदम रहे इनके, शोध गंगा और शोध गंगोत्री। तो शोध गंगा पे तो थीसिस पड़ी हुई है, थीसिस, और इस पे क्या पड़ी हुई है, रिसर्च प्रपोजल पड़े हुए हैं। तो आप आईसीटी की एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो आप मैं बार बार जिक्र कर चुका था कि यदि हम पहले के समय में जाएं तो रिसर्च की करने के लिए, पुरानी थीसिस पढ़ने के लिए, पुरानी सिनॉप्सिस पढ़ने के लिए लाइब्रेरियों में भटकना पड़ता था। लाइब्रेरी बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी, समय लगाना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन भारत सरकार ने सारी सिनॉप्सिस इस पे डाल दिए, शोध गंगा अभी जारी है, काम इन पर पूरी नहीं आई है। तो आप यहाँ तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च यहीं से शुरू होती है कि किसी व्यक्ति को रिसर्च करना है और वो कंफ्यूज है कि मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कौन सी फील्ड लूं। अब उसने पीजी कर लिया है तो वो अपना मन बनाता है कि मेरा जो पसंदीदा विषय है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट है। वैसे होता नहीं है, सबका एजुकेशन साइकोलॉजी होता है, जिन्होंने एजुकेशन से एमएड करा होता है। तो चलो एजुकेशन साइकोलॉजी ले लेते हैं। और वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, बच्चों का एटीट्यूड जानूं, किसके प्रति, टीचर्स के टाइप्स के प्रति, इंट्रोवर्ट टीचर कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टीचर उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, वो कुछ ऐसा सोच रहा है। तो अब वो क्या करना चाहिए, अब वो कहाँ ढूंढता फिरेगा, कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा। पुराने समय में तो उसे बहुत दर दर ठोकरें खानी पड़ती। तो वो क्या करेगा, वो अपने इन जो 2-3 कीवर्ड हैं इनको गूगल पर लिखकर और शोध गंगा लिख देगा साथ में। वो मैं अभी कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं अभी नेक्स्ट आने वाला है, धैर्य रखिए। तो वो कीवर्ड डालेगा और शोध गंगा और शोध गंगोत्री 2 अलग अलग टैब खोलेगा अपने इसमें ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, और इनके दोनों के नाम लिख देगा। अब उन कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी पीएचडी अपलोडेड है, इस समय लगभग मेरे ख्याल से 4.5 लाख या 5 लाख थीसिस शोध गंगा पर है और कई हजार सिनॉप्सिस हैं, 50-60 हजार के लगभग। तो वो शोध गंगा पर जितनी भी उन कीवर्ड से जो भी आप लेना चाह रहे थे, एटीट्यूड, इंट्रोवर्ट टीचर, एक्सट्रोवर्ट टीचर, इस तरह आपने डाला है ना, तो वो शोध गंगा की सारी नीचे आ जाएंगे। आप एक एक करके खोलेंगे और आप किसी की थीसिस देखेंगे, उसने लिखी थी, उसका टाइटल देखेंगे, फिर उसके टाइटल पे विचार करेंगे इसने कैसे बनाया होगा, ये इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर आप अपना बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसको आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर को दिखाएंगे या जिसके अंडर में करना चाहते हैं उसको दिखाएंगे, और वो उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको बताएगा कि अरे अच्छा टॉपिक तो अच्छा है, चलो इसमें ये चेंज कर लो, और बन गया। तो जो काम पहले बहुत मुश्किलों से होता वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही आसानी से हो गया। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, याद रखना, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु जिसपे रिसर्च जर्नल्स हैं हमारे। तो अब आते हैं आगे चलकर कि आईसीटी के यूज कितने फेजेस में हो सकता है। तो मेनली हम ये 4 फेजेस हैं, प्री डाटा एनालिसिस फेज, डाटा कलेक्शन फेज, डाटा एनालिसिस फेज और पोस्ट डाटा एनालिसिस फेज। तो चूंकि हम बात एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, क्या मुझे ही कर रही है और सबको भी कर रही है? यस सर सर। नहीं हो रही है, सही है। सही है, नहीं कर जी रही सर। थोड़ा कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं भाई हो सकता है मैं दोबारा करूं शेयर, क्या नहीं सर, हाँ आप सर विजिबल है। विजिबल ठीक है, है? वो तो सर सही है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो साथियों, यहाँ मेरा उद्देश्य ये आईसीटी के बारे में पढ़ाना नहीं है,
आईसीटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ये वहां से आगे की बात चल रही है ना। अब यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च चल रही है, तो मैं वो टाइप वाइप आईसीटी वो सब आप कर चुके हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण वो बंद और खुला और वो सब आप पढ़ चुके होंगे। तो वहां से आगे की बात है कि वो आईसीटी जो हम यूज करते हैं, जो हमारी एजुकेशन यूज होती है, उसका रिसर्च में कैसे यूज करेंगे, वहां पे है अभी इस समय, है ना। तो चलिए, तो 4 फेजेज हैं, प्री डाटा एनालिसिस फेज, डाटा कलेक्शन फेज, डाटा एनालिसिस फेज, और फिर है पोस्ट डाटा एनालिसिस फेज। तो इनमें देखते हैं कि आईसीटी के कैसे यूज करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स और फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस कुछ हम लेंगे, है ना, कुछ करेंगे काम, आप सब देखना। चलिए, तो ये है भैया प्री डाटा एनालिसिस फेज। तो प्री डाटा एनालिसिस फेज का मतलब है कि आपका रिसर्च का टॉपिक तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी आपने डाटा ना तो कलेक्ट किया ना एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सेलेक्ट होने के बाद में आपका दूसरा कदम क्या होता है, सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक होगा या आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में दूसरा होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को आप स्टडी करते हैं। तो इसमें भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में भी आईसीटी काम आती है ना। और उसमें क्या है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई लाइब्रेरीज आपकी, जेस्टर, ये इस तरह के जो एकेडमिक लिटरेचर हैं, गूगल स्कोपस, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं जिनको हम आईसीटी के माध्यम से, जिनकी रीच रहती है हमारी, वहां पर जाकर आसानी से घर बैठे वो अपने रिसर्च से संबंधित सारा लिटरेचर का रिव्यू कर सकते हैं। तो प्री डाटा एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, प्री डाटा एनालिसिस फेज में आईसीटी के माध्यम से हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, उसको पढ़ते हैं ना, सबके रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लेंगे, थीसिस डाउनलोड कर लेंगे। अभी रिसर्च नहीं शुरू करा था, अभी तो केवल इतना ही काम करा है ना। चलो, कीवर्ड से सर्च करते हैं। तो कीवर्ड में साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट तो टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको ये चूंकि पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो इस समय नोट करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड सर्च करने की भी बहुत टेक्निक्स होती हैं, तो मैं 1-2 ही आपके लिए लेकर आया, आप खुद सर्च करना। तो एक तो कहते हैं बूलन ऑपरेटर्स, एक कीवर्ड सर्च करने की टेक्निक है। मान लो आप कोई ऐसा रिसर्च कर रहे थे जिसमें एटीट्यूड वर्ड आ रहा था और इंट्रोवर्ट शब्द आ रहा था, तो आप अपना आपने मन बनाया कि मैं बच्चों का एटीट्यूड इंट्रोवर्ट टीचर के प्रति और एक्सट्रोवर्ट टीचर के प्रति क्या रहता है ये जानना चाहती हूँ। तो आपके इसमें रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, इसमें 3 वेरिएबल हो गई है ना, तो आप कीवर्ड हो गए। अब आप ये देखना चाहते हैं कि क्या शोध गंगा पर इनसे रिलेटेड कोई थीसिस पहले काम किसी ने किया है, और किया है तो कितना किया है, तो उसको इन कीवर्ड के माध्यम से एग्जैक्ट वो सर्च कैसे करेंगे। तो वो 2 ये टेक्निक बहुत मेनली यूज होती हैं, बूलन ऑपरेटर्स और वाइल्ड कार्ड्स। ये जो पहली बूलन ऑपरेटर, इसमें 3 वर्ड होते हैं, एंड, और, नोट, अभी तीनों को हम करेंगे। और जो वाइल्ड कार्ड्स होती है इसमें ऐसे विजिबल नहीं, विजिबल है नहीं है, यस सर है, विजिबल है सर, सर ठीक हम विजिबल है। विजिबल है। और ये वाइल्ड कार्ड में हम ये जो सितारा बना हुआ है जिसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, वो उसको यूज करते हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए। गूगल क्रोम में हम कोई वर्ड लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे और देखेंगे हम कैसे करते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू की भी टेक्निक है कि आपको ढूंढना है, इतने बड़े ज्ञान के गंगा में सागर में वो चीजें पड़ी हुई हैं और आपको निकाल के लेकर आनी है अपने अपने मतलब की। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो जो बूलन ऑपरेटर से इसमें एक तो एंड वर्ड है ना, तो ये मैं यहाँ नीचे लिख के लाया हूँ, मैं आपको बस ऐसे ही समझा देता हूँ, आप इसमें पढ़ लेना एक बार, समझना ही ज्यादा जरूरी है। तो एंड वर्ड है, ये तो जोड़ता है 2 चीजों को, 2 कॉन्सेप्ट हैं उनको जोड़ने के लिए एंड। यदि आपका मन है कि मेरे एटीट्यूड और इंट्रोवर्ट, गूगल एटीट्यूड और इंट्रोवर्ट्स को एक साथ जोड़कर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वहां शोध गंगा पर उनको दे, केवल दोनों को एक साथ जोड़कर, तो आप एंड शब्द का यूज करेंगे। यदि आप ओपन छोड़ देते हैं कि यार चलो पहले ये देख लेता हूँ कि एटीट्यूड के रिलेटेड भी और इंट्रोवर्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें पड़ी हूँ सब दे दे, तो आप इन दोनों वर्ड के बीच में, एटीट्यूड और इंट्रोवर्ट के बीच में और वर्ड का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कोमास डबल का यूज करेंगे दोनों तरफ, अभी देखेंगे हम, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं एक एक करके दे, और आपको लेकिन गूगल को ये बताना है कि मैं सर्च तो ये कर रहा हूं लेकिन फिलहाल इसमें से 1-2, तो आप कीवर्ड के साथ में नोट वर्ड का यूज करेंगे, एटीट्यूड नोट इंट्रोवर्ट,
तो वो एटीट्यूड के साथ में जो भी इंट्रोवर्ट वाली स्टडी होंगी उनको नहीं देगा, केवल एटीट्यूड वाली देगा। तो इस तरह से हम सर्च करते हैं। एंड और नोट, इनको कहते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। और ये वाइल का जो है एस्ट्रिक्स जो है, इसको हम नीचे यूज करते हैं। और साथियों, एक ये तीसरी और बहुत धांसू टेक्निक है, इसको मैं अक्सर यूज करता हूँ और मैंने बहुत यूज करी है, बहुत स्टडी के लिए बहुत यूज करी है। जब भी कोई आपको पीडीएफ में कोई चीज, पीडीएफ में, डॉक्यूमेंट में या पीपीटी के रूप में आपको या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करनी हो सोर्स के सहित में, तो तब ये जो जादुई वर्ड लिखे हुए हैं ये टाइप करने होते हैं गूगल पर। तो मान लो मैं एजुकेशनल रिसर्च टॉपिक पर कोई पीडीएफ देख रहा हूँ, कि कोई ऐसी पीडीएफ मिल जाए जिसमें एजुकेशनल रिसर्च के बारे में हो या उसके बारे में जानकारी हो, किसी ने अच्छा लिखा हो। तो यदि हम गूगल पर सामान्यतः टाइप करेंगे एजुकेशनल रिसर्च, तो उसमें क्या आएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ब्लॉग्स आ जाएंगे जो लोगों ने अपने लिख रखे हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट आ जाएंगी जो एजुकेशनल रिसर्च के बारे में काम करती हैं। तो वहां कोई पीडीएफ भी आएगी एक 10-12 के बीच में, तो बहुत टाइम खर्च होता है। तो आप क्या करेंगे, एजुकेशनल रिसर्च फाइल टाइप लिखेंगे और पीडीएफ लिखेंगे। लो, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी इसके साथ, और चलते हैं अब हम गूगल पर। ये एग्जैक्ट सर्च करना आना बहुत जरूरी है साथियों। और मैं यहाँ कर देता हूँ टाइप। अब ये पूरी कमांड है फाइल टाइप, और इसके बाद में दो ये कॉलम, सेमी कॉलन तो नहीं है, तो सीधे सीधे रेशो वाले ही चिन्ह है, और डॉट ये पीडीएफ लिखा हुआ है। अब एंटर मारते हैं हम। अब देखिए जितनी भी केवल पीडीएफ आएंगी, कोई फालतू की वेबसाइट, ब्लॉग कुछ भी नहीं आएगा। अब आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। क्या आपको विजिबल है ये वाली स्क्रीन मेरी? यस सर। देखिए ये सबसे पहले पीडीएफ आई है, लिखा हुआ ई ज्ञान कोश की पीडीएफ है, यूनिट 9 है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। ई ज्ञान कोश इग्नू की वेबसाइट है, जहां पर इग्नू का सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, हर क्लास का, बीएड का, एमए एजुकेशन का, बीकॉम का, एमकॉम का, लॉ का, सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। बहुत स्तरीय और अच्छा मटेरियल माना जाता है। तो यहाँ से अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अब नीचे चलते हैं। देखिए साथियों, ये भी पीडीएफ ही आई है, उसके नीचे भी पीडीएफ सब पीडीएफ आएंगी। कोई आपका समय बर्बाद नहीं होगा, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उससे काम कर लेंगे। अब मान लो आपको करना है कोई पीपीटी डाउनलोड करनी है, आपको पीपीटी बनानी है, कल को प्रेजेंटेशन देनी है आपको, और आपके पास पीपीटी तैयार नहीं है, या आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि पीपीटी कैसे बनाऊं, तो आप ऐसे ही उस टॉपिक पे लिखेंगे जिस पे आपको पीपीटी बनानी है, माइक्रो टीचिंग लिखेंगे इसके अंदर, और फाइल टाइप ये ऐसे ही होगा। और ये साथ में पीडीएफ की जगह ये जो नीचे लिखा हुआ है पीपीटी, पीडीएफ यहाँ से हट जाएगा ये पीडीएफ, और ये शब्द आ जाएगा। तो सारी केवल पीपीटीज आएंगी, कोई समय बर्बाद नहीं होना। उसी टॉपिक की जितनी भी पीपीटी गूगल पर पड़ी हुई है लगभग वो सभी आपको दे देगा। और उसमें कई बार कुछ छात्र यहीं पे ही रुक जाते हैं सर्च करते हुए कि वो यहाँ तक आए कि अब सर्च खत्म होगी। नहीं, ये सबसे नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे के वेब पेजेस हैं जिन पे और भी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। तो आप नेक्स्ट जाकर और भी देख सकते हैं। क्लियर है ये अब तक? यस सर। चलिए, और ये जो था वाइल्ड कार्ड वाला जो था, तो कई बार हम क्या करते हैं अपना जो ये वेरिएबल बोल दीजिए, कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, या की टर्म बोल दीजिए, जो एटीट्यूड था तो हमने पूरा लिखा एटीट्यूड, और हम जो है तो वो जब चूंकि हमने पूरा गूगल पर एटीट्यूड लिखा, तो वो ऐसी सब चीजें हमें सर्च करके देगा जो एटीट्यूड जिनमें पूरा वर्ड होगा, तो उससे रिलेटेड नहीं है ना। तो अब कई सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो एटीट्यूड से रिलेटेड होती हैं, पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है। स्पेलिंग शुरू तो ATT से ही होगी, लेकिन बाद में चेंज हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सभी चीजें आ जाएं जो ATTIT शुरू होती हैं सारी। तो अपने माइंड में हमने भरा था, जैसे मान लो जब मैं मेमोरी पर रिसर्च कर रहा था और चीजें ढूंढता था, तो मेमोरी लिख के उसके बाद में ये एस्टरिस्क मैं यूज करता था, और ये स्टार का चिन्ह बनाता था, और वो सारी मेमोरी से रिलेटेड स्टडी आती थी। चलिए देखते हैं कैसे। अब आइए आप नीचे, ये यहाँ पर एस्टरिस्क लगाते हैं, ये वाला मैं इसको कर देता हूँ इस समय हाईलाइट। ये तो आप एजुकेशन पे कुछ ढूंढ रहे थे, तो आप केवल इतना लिखेंगे एडुकेट, और आप उसके बाद में एस्टरिस्क का ये चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद में इन 4-5 वर्ड से EDU CAT से जितने भी वर्ड वाली स्टडी शुरू हुई हैं, पड़ी हुई हैं गूगल पर, वो सब की सब आपको उठाकर एक साथ दे देगा।
बहुत ही आसान काम हो जाएगा, बहुत ब्रॉड एरिया को वो सर्च करेगा। एक टेक्निक आती है क्वेश्चन मार्क वाली, तो जहां जेंडर वाली स्टडी है, जैसे वोमेन और वोमेन, ई की ए और ई का ही तो अंतर होता है प्लूरल और सिंगुलर में। तो आप मान लो आप दोनों की स्टडी ढूंढना चाहते हैं कि भाई मुझे तो एक बार में सर्च करूं और दोनों की आ जाए, तो वो उसमें आप जहां पे वो सिंगुलर और प्लूरल का वाला वर्ड उनको डिमार्क करने वाला होता है, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, तो वो दोनों से रिलेटेड स्टडी आपको देता है। तो ये साथियों कुछ टेक्निक है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की और कीवर्ड के साथ अपने स्टडी मटेरियल को ढूंढने की, ये आपको मिल जाएगी। जितनी इंपॉर्टेंट इनका पता होना जरूर आपके रिसर्च के लिए जरूरी है, आप जब सर्च करेंगे उससे ज्यादा कई गुना आपको इनका इंटरव्यू के भी पर्पज से आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए। चलिए, तो ये वाइल्ड कार्ड वाला था। ये अब आप सब कर करके देखना, इसमें लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, एक बार उसी तरह से करके देखना। चलिए, अब ये इनकी हम बात कर चुके हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, ये भी आईसीटी के अंतर्गत ही आते हैं। और ये तीन नाम मेरी इन क्लासेस में जुड़े, हमेशा जुड़े रहे छात्रों छात्राओं को रटे हुए होने चाहिए। मेंडले, जोटेरो और एंड नोट, ये रेफरेंस को मैनेजमेंट करते हैं। एपीए 7 स्टाइल, एपीए 6 स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, है ना, वो उन सबको के अकॉर्डिंग कैसे आप अपने रेफरेंस लिखेंगे, वो झटपट ये लिख देते हैं। इनमें आप 6-7 रिसर्च पेपर अपलोड करिए, इधर की साइड में अपना रिसर्च पेपर अपलोड करिए। आपने जो भी उन 10 रिसर्च पेपर से अपने रिसर्च पेपर में लिया था, ये उन सबका रेफरेंस बना के आपको नीचे दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, ना लिखना, ना एपीए का कोमा ध्यान रखना, ना कहीं बिंदु ध्यान रखना, ना याद रखना ईयर कहाँ पर आएगी, ये सब काम अपने आप कर देते हैं। वनस्पति इनके आपको खुद भी लिखना आना चाहिए, वो एक अलग बात है कि ये आपका आसान कर देंगे, है ना। तो एक ये फेज था साथियों हमारा, जिसमें हमने आईसीटी का यूज किया था प्री डाटा एनालिसिस में। और इसमें प्री डाटा एनालिसिस में क्या क्या आ रही थी, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उन पे सामग्रियां पड़ी हुई हैं, उन सबको सर्च करना, पढ़ना, वो आईसीटी की माध्यम से, वो कहलाता है प्री डाटा एनालिसिस फेज, है ना। तो पहला, शुरू का सबसे पहला फेज। चलिए, अब आते हैं दूसरे फेज पे, डाटा कलेक्शन फेज में। तो आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हैं, कोई भी एक गूगल फॉर्म का लिंक डालता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने रहते हैं। ये यहाँ ऊपर लिखा रहता है कि साथियों, यह मेरे शोध कार्य से संबंधित एक प्रश्नावली है, कृपया कुछ समय निकालकर इसे भरने की कृपा करें। व्हाट्सएप पर आता है आपके, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप गूगल फॉर्म की एक सीट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आजकल ये आईसीटी की मदद से इतना आसान काम हो गया। पहले क्या होता था, पहले फील्ड में जाना होता था, अब फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ओपनली, हालांकि वहाँ रिसर्च टाइप और आपकी पॉपुलेशन सैंपल का इसमें कांस्टेंट रहती है, लेकिन ओपननेस आपके रिसर्च के हिसाब से भी हो सकती है। आप एरिया बेस्ड भी कर सकते हैं इसको, रिसर्च को। तो आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने मित्रों के माध्यम से कॉलेजेस में जाकर उनके ग्रुप पर डलवा सकते हैं। गूगल फॉर्म बनवाएं और वहां से उनकी जानकारियां और उनके एटीट्यूड, उनका जो भी एप्टीट्यूड या जो भी आप याद करना चाह रहे हैं, वो सब पता कर सकते हैं। तो आईसीटी का सबसे मेजर जो रोल हुआ, वो यही हुआ आज के समय में। डाटा कलेक्शन को बहुत ही इसने सुगम बना दिया है। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला डाटा ऑनलाइन सर्वे या क्वेश्चनर के रूप में जो यूज होता है आईसीटी का जो पार्ट है, वो है गूगल फॉर्म, ये याद रखना। उसके अलावा सर्वे मंकी और बहुत सारी तरह की अलग अलग वेबसाइट है, कम से कम 10-15 होंगी जो मुझे ही पता है, पर सबसे आसान गूगल फॉर्म ही है। तो साथियों, गूगल फॉर्म का किस लिए मुख्यतः यूज करते हैं रिसर्च में, सर्वे के लिए करते हैं। किसी भी ग्रुपों पे डाल दो, लोग वहां जाएंगे, उसको भरेंगे और आपके पास जानकारियां आ जाएंगी। रिमोट डाटा कलेक्शन, ये भी है अलग अलग तरह के, लेकिन अब सबको केवल अकेला एक बीट करता है गूगल फॉर्म। तो ये याद रखना, ये नाम पता होने चाहिए आपको, है ना। चलिए, फिर है डाटा एनालिसिस फेज। तो डाटा एनालिसिस फेज में हम एक ये आगे आएगा। चलो, तो कई तरह का डाटा होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जितने भी हैं, उन सब में डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो ज्यादातर पार्ट है उनमें होता है क्वांटिटेटिव, जहां आप स्टैटिक्स लगाते हैं, फिर डाटा का एनालिसिस करते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो सबसे अधिक, सबसे आसान और वाइडली जो है एक्सेप्टेड जो है, वो है SPSS, एक सॉफ्टवेयर है, वो डाटा एनालिसिस फेज में आता है। आईसीटी के अंतर्गत ही इसको माना जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, अनेकों बार
इसकी केवल SPSS की फुल फॉर्म आ जाती है और 4 नीचे ऑप्शन होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो इस S से स्टैटिकल, P से पैकेज फॉर सोशल साइंसेज एक सॉफ्टवेयर है, मेरे पास भी है। मैंने अपना सारा काम इसी से किया था, बहुत आसान है। डाटा भरना होता है, सेकंडों में काम करके उसको आपका उसका रिजल्ट दे देता है। जैसे T टेस्ट निकालना हो, एनोवा F टेस्ट आपको निकालना हो, वो सब दे देता है। उसके अलावा R भी है, SAS भी है, स्टेटा भी है, लेकिन सबसे वाइडली जो 2 होते हैं वो SPSS और R, वो ये यूज होते हैं। तो R भी थोड़ा सा चलाने में कठिन है, हमने तो SPSS का यूज करा। तो आप याद रखना कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। साथियों, साथ में एक मैं बता दूं, अनेकों बार मेरे सामने इस प्रकार की बातें, क्वेश्चन आए हैं पढ़ते हुए ऑनलाइन, जैसे मैं स्टडी कई बार करता रहता हूँ, कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका डाटा कैसा होता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है, उसमें अंक नहीं होते। तो अंक नहीं होते तो वो कैसा होता है, डेस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है, किसी का लिखा हुआ कोई लेख होता है, किसी का भाषण होता है, किसी का इंटरव्यू होता है, अंक नहीं है कहीं भी। तो जहां ऐसा डाटा होता है या ऐसा रिसर्च होता है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यदि आप स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का, शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा है। आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट का, किसी टाइम जो है जोन का, आप एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैसी रही उसको अध्ययन करना चाहते हैं, पास्ट का, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का करना चाहते हैं, तो वो जो ये सब तरह के रिसर्च होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की श्रेणी में आते हैं। और इनका, चूंकि इनमें न्यूमेरिकल होता नहीं है, तो न्यूमेरिक नंबर नहीं होते, तो SPSS का यूज ही नहीं किया जा सकता। कुछ मायनों में अब इसके जो अपडेटेड वर्जन है वो कहते हैं कि हम करा लेते हैं, लेकिन जो स्पेशली डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो NVivo है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। ये थीम्स, पैटर्न, इंटरव्यू में कही गई बातों और एक एक शब्दों का विश्लेषण करके आपको बताता है कि इस व्यक्ति का मंतव्य ये था, इस इंटरव्यू में इतनी बार एक वर्ड को रिपीट किया गया, उसका अर्थ ये था। इस तरह के एनालिसिस ये करके बताते हैं। तो ये याद रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में वाइडली जो यूज होता है वो NVivo सॉफ्टवेयर यूज होता है। चलिए, ये बिग डाटा हमारे इस काम का नहीं है, ये प्योर स्टैटिकल जो एनालिटिक्स होते हैं उनका काम है। चलो, तो पोस्ट डाटा फेज आया। तो हमने प्री डाटा फेज और फिर डाटा कलेक्शन फेज और पोस्ट डाटा यानी एनालिसिस फेज में आए हैं हम। तो उनका एनालिसिस करने के बाद पोस्ट में, तो टूल लाइक टर्निटिन, अब हम उसमें प्लेजरिज्म चेक करते हैं। तो टर्निटिन, आइथेंटिक, उरकुंड जिसका नाम ओरिजिनल हो गया है, उसका हम यूज करते हैं। तो उसमें ICT का बाद में ये यूज होता है। तो आप ये इनको फेज वाइज यदि याद रखेंगे तो आपको ICT का पूरा यूज याद रहेगा, इसलिए मैं इसको 4 फेजेज में करके लेकर आया हूँ। तो मेनली आप बस ये याद रखिए कि जब हम डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं और हमारे पास थीसिस वगैरह आ जाती है, तो उसके प्लेजरिज्म चेक करते हैं, सबमिशन करते हैं, अपना रिसर्च पेपर है तो उसको दूसरी जगह पे भेजते हैं, जर्नल में सबमिट करते हैं, है ना, पेपर्स टू जर्नल्स। तो उसमें भी ICT यानी हम मेल करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, हम उसको गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करते हैं। तो इस तरह के जो है ये 3 प्लेटफॉर्म में हम यूज करते हैं, एकेडमिया है, रिसर्च गेट है, फिर इन सब पे भेजते हैं। तो यहाँ ICT का यूज बाद में इस तरह से होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि ICT के मेन टूल क्या है। वैसे तो हम ऊपर सब डिस्कस कर ही चुके हैं, पर एक बार थोरोली पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है ना। तो आजकल एक नया ये इस जो सामने वर्ड लिखा हुआ है, इसने सुगम कर दिया रिसर्च को और ICT को, क्लाउड स्टोरेज। तो हमारी जो सामग्रियां हैं या हम जो काम कर रहे हैं वो क्लाउड पे रख सकते हैं बिना एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च करे हुए। तो ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव है जहां पर हम अपना डाटा सेफ रख सकते हैं, हमें अलग से पेन ड्राइव खरीदने की जरूरत नहीं है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आई थी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और वन ड्राइव की, ड्रॉपबॉक्स की, तो हम क्या करते थे, अपना जो भी कंप्यूटर में काम करते थे, अपनी कहीं ले जाना होता था या तो मेल करते थे या पेन ड्राइव से ट्रांसफर करते थे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वहीं पर सेव कर दें हम उसको। तो अब ये 3 तरह के ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने डाटा को वहीं ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जरूरत पड़ने तो वहां से ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रिसर्च में यूज होती है, अब हम जूम के माध्यम से मिल रहे हैं ना, तो किन्हीं लोगों का इंटरव्यू करना हो, जूम और स्काइप के माध्यम से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से कर सकते हैं, और ये और अन्य तरह के जो एप्स होते हैं उनके माध्यम से हम उनका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉपबॉक्स,
गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इनके यूज याद रखना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये हम सबको पता ही है। अब हम बात करते आ रहे हैं कि हमसे जो शुरू से मैं बात कर रहा था कि हमें कितनी सुगमता हो गई है, सारी थीसिस, सारी सिनॉप्सिस शोध गंगा, शोध गंगोत्री पे पढ़ी है, वहां से हम पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी को, जो काम करने की क्षमता है, जो पहले कम करते, इनके माध्यम से हम ज्यादा कर सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बहुत दुनिया भर के लोगों से, दूसरे लोगों से संपर्क करके आसानी से हम बात कर सकते हैं। आजकल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल, तो पहले क्या था, आप वायुयान का टिकट दीजिए, दूर से बुलाइए और अपने वो रिसर्च पे व्याख्यान देंगे। अब ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है, आप विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है उनको बुलाकर आमंत्रित करके उनका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से इनका आईसीटी का हमारा यूज है। डाटा एक्यूरेसी है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो में हम बात कर ही चुके हैं कि पहले कितना पैसा खर्च होता, और उन सब का जो है बचत हो गई है एक तरह से। चलिए, ये सब हम बात कर चुके हैं, सारे के सारे रिसर्च के जितने भी हमारे ये गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, मेंडले, जेट्रो, ये मैं यहाँ इनको डिटेल में लिख के लेकर आया था, तो आप इनको देख लेना। डाटा विजुअलाइजेशन टूल भी आ गए हैं कि जैसे मान लो आपको पहले क्या था, अपने डाटा का कोई भी ग्राफ पेपर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था, तो पहले उसको जाकर ग्राफ पे बनाते थे, बड़ी मेहनत करते थे, है ना, और फिर उसको वो छपवाते थे। लेकिन अब ऐसे टूल हो गए, अपना डाटा भरो उनके अंदर और वो अपने आप ही बहुत सुंदर रंग बिरंगी उनकी कलरफुल इमेज और वो बना के देंगे, है ना। तो इस तरह से तो ये वाले टूल भी आपको पता होने चाहिए। टेबल्यू है और पावर बीआई है, इसके तो बहुत कोर्सेज भी चल रहे हैं, बहुत आसान है यूज करने, अगर एक बार आप उसको सीख लो। चलो तो साथियों, ये सब थे। पबमेड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर के बारे में बात कर चुके हैं। गूगल स्कॉलर एक अलग गूगल क्रोम की तरह है, सर्च इंजन है, जो एकेडमिया के लिए, एकेडमिक्स के लिए पूरा डेडिकेटेड है, गूगल ने बनाया ही हम स्कॉलर्स के लिए है ये। तो आप जैसे गूगल क्रोम खोलते हैं, किसी टैब में आप जाकर वो भी देख सकते हैं, गूगल स्कॉलर भी खोल सकते हैं, और उस पर जाएंगे तो अंदर उसमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल रिसर्च पेपर, शोध के जितने भी कार्य हैं वही सब मिलेंगे। तो आपको ये भी चलानी आनी चाहिए और देखनी चाहिए एक बार चलाकर। ये सब हम बात कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन टूल के बारे में हम बात कर चुके हैं। गूगल स्लाइड्स पे बनी बनाई स्लाइड्स हैं, है ना, वो सब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपने आप ही एआई की फीचर आ गई है। आप स्लाइड चयन करिए, उस पर कुछ लिखिए और साइड में आ जाती हैं बनी हुई डिजाइनर स्लाइड्स आ जाती हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कई कई घंटों का समय बच सकता है, उनको आपको यूज करना आना चाहिए रिसर्चर की तरह। और साथियों, फ्यूचर ट्रेंड्स की यदि बात करें कि आईसीटी में और क्या भविष्य में हो सकता है, तो अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं वो तो सब इस समय चलन में है ही, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो हम ऊपर बात करके आए हैं वो भी सब है, और भविष्य में और भी अनेकों यूज उनके हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं। एक नई कॉन्सेप्ट आई है, नया नाम है तो कॉन्सेप्ट तो पुरानी है, IoT। इसको अपने कहीं नोट्स में लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बात पुरानी है इसके अंदर, लेकिन ऊपर का कवर नया है, ये खत पुराना है और उसका लिफाफा नया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत चलन में है, बहुत जगह आपको इसका नाम यूज मिलेगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरी पुरानी धारणा है, इस क्या है कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारे अलग अलग ये उपकरण हैं ये, और इनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है, और मिलकर सब कोई एक टास्क को अंजाम दे रहे हैं, किसी एक टास्क को मिलजुल कर पूरे कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो तब कहते हैं इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनका बहुत यूज होते हैं, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सड़क के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे ये, और यहाँ ओवर स्पीडिंग करता हुआ कोई व्यक्ति आता है, तो ये कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग करता है स्पीड को, और इसके अंदर चिप लगी हुई है। ये कहीं दूर किसी कमरे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो इस कैमरे को ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको यहाँ भेज देता है सूचना, और ये व्यक्ति पुलिस वाला यहाँ बैठा हुआ इसका चालान काट देता इस व्यक्ति का जो ओवर स्पीडिंग पे जा रहा था। तो जब कई सारे उपकरण एक साथ मिलकर इंटरनेट से जुड़े हुए हों और किसी एक टास्क को अंजाम दे रहे हों, तो तब उस पूरे ताने बाने को हम कह देते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत अब जैसे मान लो इसमें इंटरनेट का होना अनिवार्य है। मान लो आपकी गाड़ी है और उसमें गाड़ी जो है एसी लगा हुआ है, और वो ऑटोमेटिक एसी जो आजकल आ रहे हैं वो है जो टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करके रखता है। आपने टेम्परेचर कर दिया उसमें 24 सेट कर दिया कि इतना रहना चाहिए,
तो यदि 24 से कम होगा तो वो उसको फिर 24 पे लेकर आएगा, वो वो बंद कर देगा तो उसको कूलिंग को, है ना। और इससे ज्यादा हो गया है तो कम कर देगा, कम हो गया है तो उसको ज्यादा बढ़ाएगा फिर। तो ये यहाँ पे चूंकि इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा, यहाँ ऑटोमेशन का यूज है। तो लेकिन जहां पे इंटरनेट का यूज होता है तो वहां उसको बोल देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आजकल स्मार्ट घर बन रहे हैं, एलेक्सा वाले घर। तो आप जैसे ही घर के बाहर आएंगे तो आपका कैमरा सेंसर आपके चेहरे को पहचान लेगा, वो सब इंटरनेट से जुड़े रहेंगे, वो सिक्योरिटी वाला जो डिवाइस लगा हुआ होगा उसको सूचना भेजेगा कि ये सही है, ये यही व्यक्ति है जिसका घर है और इसको मैंने स्कैन कर लिया है। जो सिक्योरिटी वाला डिवाइस है इस सूचना को प्राप्त करके अपने आप ही दरवाजे को खोल देगा सामने। तो ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब बहुत सारे उपकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट के माध्यम से हो। ये मैंने इसलिए इतना एम्फेसिस इस पे डाला है कि आपको आजकल वाइडली ये रिसर्च पेपर्स और जगह जगह यूज होने वाला वर्ड मिलेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटीज की जो संकल्पना है उसमें भी यही छिपा हुआ है। फैक्ट्रियां, आप कहते हैं कि अब मेट्रो बिना ड्राइवर के चलेगी, तो इसका मतलब जितने उपकरण हैं उन सबको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, कोई ऑपरेट करेगा और वहां से वो चलेगा। तो वो IoT के माध्यम से ये सब संभव हो पा रहा है। चलिए, ये चित्र आपको मिल जाएगा, इसमें आप अलग अलग इसका एनालिसिस कर लेना। तो साथियों, लेक्चर के हम आते हैं अंतिम चरण में और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़े थे। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है वाइडली, मुझे कोई बताए, अपने आप को अनम्यूट कर ले। कि क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, कुछ गणनाएं करनी होता है। SPSS, वेरी गुड। चलिए, और अब आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। NVivo। वेरी गुड, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च इज रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला है सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, फिर दूसरा डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, राइटिंग द थीसिस, इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस। तो किस में यूज होता होगा ICT का यूज, बताइए। ऑप्शन नीचे है चारों, ABCD। सर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और इंडेक्सिंग द रेफरेंस। तो दो, यानी आपने सर्वे छोड़ दिया, बोला सर्वे में जरूरत नहीं पड़ती है, और सर्वे ऑफ रिलेटेड या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी आ जाता है कभी कभी वर्ड, तो आपने उसको छोड़ दिया। आपने केवल डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और इंडेक्सिंग, आप गई हैं केवल सभी में जरूरत पड़ेगी सर सभी में ऑप्शन डी। वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही बताया भाई। हम ये सर्वे की जगह रिव्यू भी कह सकते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज या सर्वे ऑफ, तो भी करते हैं। अभी तो हम बात ही करके आए हैं, डाटा कलेक्शन भी करते हैं, डाटा एनालिसिस भी करते हैं। थीसिस राइटिंग में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। तो ये जो मैं जिस वर्ड में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इसमें कमांड शायद मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रही, विंडो H थी शायद, कुछ, हाँ ये आ गई विंडो H, और विंडो H शॉर्टकट की दबाई और ये जो माइक का चिन्ह आ गया है यहाँ, इसको मैं दबाऊंगा और यहाँ पे टाइपिंग शुरू हो जाएगी। यानी टाइप हाथ से करने की जरूरत है, आप वॉइस टाइप कर सकते हो। तो थीसिस के टाइपिंग में भी इसकी जरूरत है ICT की। इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस, मेंडले, जेटोरो और एंड नोट, उनका हम यूज करते हैं, ये 3 सॉफ्टवेयर का, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। इन 4 में से एक कोई ऐसा है जिसमें ICT का यूज नहीं हो रहा रिसर्च में, बताइए। ओड में फिजिकल मेजरमेंट लास्ट वाला डी है लिटरेचर रिव्यू फॉर डाटा एनालिसिस और फिजिकल मेजरमेंट, ये प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, और तीनों में करते हैं, फिजिकल में नहीं करते हम। चलिए, और ये क्वेश्चन आया है, व्हाट डज द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT रेफर्स टू। तो ये इसके जरा चारों ऑप्शन पढ़ के मुझे इसका उत्तर बता दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ये समझ में आ गई आपको। आपके सामने चारों पढ़िए और मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए।
वेरी गुड, इसका यही है, ये इसका मीनिंग भी एग्जैक्ट यही है, ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द इंटरनेट, ये एग्जैक्ट आईओटी का मीनिंग है। चलिए, ये टर्म बहुत बिल्कुल लेटेस्ट और नई है जो लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस की वो बहुत सारी चीजें थी, पर उससे अलग मैं एक दो चीजें आपको और बता देता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या खुला हुआ है जरा बताइए मुझे। एजुकेशन एजुकेशन रिसर्च। तो इंटरनेट पे एक तो प्रथा ये है कि भाई साइटेशन नाम के, हम तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में किसी की कोई लाइनें लेते हैं तो नाम के साथ त्यागी कोमा 2024 ऐसे लिखते हैं ना, एक तो ये स्टाइल होती है, यही स्टाइल हमें एक्सेप्ट होती है, पीएचडी के लिए भी यही माने होती है, रिसर्च पेपर के लिए भी। इसके अलावा एक स्टाइल और यूज होती है जिसमें आप नाम ना लिखकर उनके ऊपर नंबर लिख देते हैं। आप देखिए, जैसे ही मैं इस 1 के ऊपर गया तो इसकी पूरा का पूरा ये कहाँ से लिया गया, कौन सा इसका जर्नल का प्रकाशन नंबर था, कहाँ से प्रकाशन, वो सब आ गया इसके अंदर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये क्लिक करा मैंने और ये तुरंत नीचे लेके आ गया रेफरेंस पर। तो एक इस तरह के रेफरेंस भी होते हैं, लेकिन ये वाइडली यूज होते हैं इंटरनेट पर, डिजिटल जहां पर चीजें हैं वहां पर यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर आप इनको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। हमारी पीएचडी के रिसर्च में इन टेक्स्ट साइटेशन में नाम ETAL डॉट, अगर राइटर ज्यादा है तो इसके साथ ही यूज होते हैं। आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में कि आप कहीं इस तरह से इन्हें देखो और आप कहो कि नितिन सर ने एक लेक्चर लिया था और उसमें तो इस तरह की कोई बात बताई नहीं, और यहाँ तो ये रेफरेंसेस, ये इन टेक्स्ट साइटेशन इस तरह की मिल रही है। तो ये भी एक स्टाइल है, ये इंटरनेट पर वाइडली यूज होती है, थीसिस वगैरह में, रिसर्च पेपर में हम उसी तरह से लिखते हैं जैसा हम डिस्कस करके आए हैं। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। चलिए, अब देखते हैं आईसीटी का यूज हम रिसर्च में और कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से डाटा कॉपी किया, ये कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और मैंने इसको अपने रिसर्च में यूज किया, अपने रिसर्च में यूज कर लिया, और ये डुप्ली चेकर पे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, डुप्ली चेकर पे गए और देखते हैं कि हमने ये अपने रिसर्च पेपर में यूज कर लिया, और किसी ने डुप्ली चेकर पे चेक करना चाहा कि ये जो मेरे जर्नल के लिए रिसर्च पेपर आया है नितिन त्यागी का, इसमें इन्होंने कहीं किसी से और से तो नहीं चुराया कुछ, तो उन्होंने चेक करने के लिए इस पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। चलिए, अब इसमें फाइल भी, अगर पूरा रिसर्च पेपर है तो चूज फाइल पे जाकर कर सकते हैं, कोई URL वगैरह है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। आई एम नॉट रोबोट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये पकड़ पाता है या नहीं। चलिए, अब देखते हैं अपना काम शुरू करेगा। कई टूल के बारे में यहाँ छोटी मोटी बात होगी और वो सीखनी आपको जरूरी है। अभी इसमें स्कैनिंग चल रही है, 50% प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो गया है, 50% इसने यूनिक बताया है। अभी फाइनलाइज रिजल्ट कर रहा है, ये आया हमारा। तो इसका मतलब जो हमने यूज किया था ये विकिपीडिया से एग्जैक्ट कंटेंट, ये इधर रिजल्ट आ गया है, प्लेजरिज्म है इसमें 50% और यूनिक है 50%। इसका मतलब विकिपीडिया पे जिसने भी लिखा, ये लाइनें लिखी होंगी, रेफरेंस तो दिए हैं, साथ में अपने शब्दों में पूर्णतः उसको बदल दिया, इसीलिए 50% तो आया, 50% बिल्कुल चेंज आया। अब नीचे देखते हैं यहाँ चलकर, ये जो रेड लाइनें यहाँ इधर आ रही हैं, ये वाली, ये सब जो मैंने अभी डार्क करी हैं, ये प्लेजरिज्म में आई हैं, और जो नीचे वाली हैं ये पैराफ्रेज करके लिखी गई होंगी। इनके रेफरेंस तब भी दिए गए हैं, ये इथिक्स में आता है, एकेडमिक कंडक्ट ये कहता है कि आपने बेशक किसी का पैराफ्रेज करा है पर पढ़ा तो है किसी का, तो उसको तब भी आप बताइए, अपने शब्दों में लिख दीजिए, कहिए कि वहां से पढ़ा था मैंने। तो ये आई, और सामने इसने इसका लिंक भी दे दिया कि कहाँ से चुराई गई है ये लाइन, ये सामने जो इधर की साइड में एड चल रहा है इसके ऊपर जो है ये है। अब मान लो कोई ऑथर अब इसको करना चाहता कि भाई ये जो 50% आया इसको भी मैं लाना नहीं चाहता, और मेरा तो जो काम है ये सारा का सारा मैं तो इसको यूज करूंगा ऐसा ही, तो अब वो क्या करे? तो उससे साथियों पैराफ्रेजिंग के भी टूल होते हैं। तो लो क्विल बोर्ड, ये क्विल बोर्ड आ गया, यहाँ चलते हैं, और ये फ्री में थोड़ी सी वो देते हैं आपको काम करने के लिए, पर ये है आपके पैराफ्रेजर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में देखिए पैराफ्रेजर है। तो जो काम आप घंटों में करते, आप बैठते, आप सोचते इस वर्ड की जगह क्या यूज करूं, कैसे इसको बातों को बदलूं, क्या करूं, तो वो अब ये देखिए कैसे करता है आपका। आप आते हैं पैराफ्रेजिंग पे, यहाँ ये है
टूल, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से और इस पर करते हैं अपना वाला जो हमने चुराया था विकिपीडिया से, हमने वो ले लिया है और अब हम इसको करते हैं पैराफ्रेज। जो हम घंटों में काम करते वो इसने सामने कर दिया है, इसने पूरे के पूरे सेंटेंस को ये बदलेगा और चेंज करेगा रिफ्रेश करके, और हम इसको देखते हैं फिर चेक करेंगे। ये कर दिया इसने यहाँ पर, इसको चेंज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। जो इसने चेंज किया है वो इस तरह से यहाँ आ गया है, इसमें 125 वर्ड तक हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्विल बोर्ड है, इसमें हम बहुत सारे टूल के माध्यम, बहुत सारी चीजों के माध्यम से ग्रामर चेक कर सकते हैं, एआई डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लेजरिज्म भी चेकिंग की सुविधा देता है, समराइज कर सकते हैं, कोई बहुत सारा कंटेंट है और उसको पॉइंट्स में लेना है वो कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, साइटेशन जनरेटर भी इन्होंने दे दिया कि आप इस जो भी चीजें हैं इसमें आप बस केवल उसका रेफरेंस दीजिए, ये उसको एपीए 7th स्टाइल में आपको रेफरेंस भी उनके जनरेट करके देगा, साइटेशन भी देगा, रेफरेंस भी देगा, दोनों चीजें देगा। तो साथियों इन टूल्स के माध्यम से हम इस तरह से डाटा को पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। और ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसको पैराफ्रेज करना है। डुप्लीकेट चेकर पे हम गए, इनका आपको गलत यूज नहीं करना, ये जो है आपको केवल इसलिए है कि आप जो है आपको सुविधा हो जाए। इसके बाद भी आप अपने अपने शब्दों में उसको चेक करिए, उसमें कई बार गलतियां भी रह जाती हैं। ये देखिए इसमें जो अंडरलाइन आई हैं सभी को विजिबल है, जो अंडरलाइन है इसमें, Yes, sir. यस जी सर। ये इसने पैराफ्रेज कर दिया। जो घंटों आप काम करते इसने सेकंडों में आपका कर दिया। और ये फ्री अभी दे रहा है 125 वर्ड, यदि आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं तो ये बहुत सारा, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य तो आप लोगों को ये बताना था कि कई बार आप बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो अब आजकल जो जमाना है वो है स्मार्ट जो है वर्क का। तो पहले एक कहावत थी कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बहुत पुरानी कहावत हम सुनते आते थे, हमारे पिताजी, हमारे जो गांव के जो बड़े भैया थे वो बताते थे परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आज एआई का जमाना है और आईसीटी का युग है, अब वो फ्रेजेस भी बदल गई हैं, वो भी फ्रेज हो गई हैं फ्रेजेस भी, और अब है स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपकी जो प्रैक्टिस हैं वो स्मार्ट होनी चाहिए। आपको स्मार्ट बनाने के लिए मैंने इन टूल्स का आपको जिक्र किया, भविष्य में कभी याद आएगा आपको जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा कॉपी किया हुआ, चोरी किया हुआ, प्लेजरिज्म किया हुआ डाटा था, इसको हमने पैराफ्रेज किया। तो वैसे भी तो हम पैराफ्रेज करते हैं ना, पूरी थीसिस हम कोई अपनी ही थोड़ी लिखते हैं। सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमसे, यूजीसी ने हमसे कह रखा कि 10% आप यूज कर सकते हो, चोरी का हो सकता है 10%, और उसके अलावा जो यूज करो वो पैराफ्रेज करके और उनको साइट करके करिए। तो हमने कर दिया पैराफ्रेज। तो जो हम हाथ से काम करते वो हमने सॉफ्टवेयर की मदद से कर लिया। तो ये इसने पूरा ये जो अंडरलाइन है पैराफ्रेज कर दिया, और आप इसको कॉपी कर सकते हैं, दोबारा डुप्लीकेटर में जाके डुप्लीचेकर में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले इसको कॉपी करिए, डुप्लीचेकर में इसकी परसेंटेज देखिए, और फिर पैराफ्रेज करिए, और पैराफ्रेज करने के बाद में इसको कॉपी करके डुप्लीचेकर में चेक करिए कितनी परसेंटेज आती है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी आपकी, यानी प्लेजरिज्म से आप बाहर आ जाएंगे। तो आपको, आपका ये होमवर्क है, आपको एक बार क्विल बोर्ड पे जाके खुद ये करके देखना। तो साथियों ये कुछ टूल थे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब भविष्य में कभी अवसर मिलता रहेगा, कभी मिलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो मयंक सर, आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आईसीटी के बारे में भी पहले भी पढ़ चुके थे, एक रिवीजन इनका हो गया। इन्होंने साइटेशन 1 ऑथर, 2 ऑथर, 21 ऑथर तक हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखा। साथ ही इन्होंने आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, और वो बार बार जो मैं बताता रहता हूँ, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, उन सब के बारे में इन्होंने आज इस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा। और मैं पीडीएफ कर दूंगा, आप एक बार उसको पढ़ लेना। पर साथियों याद रखना, ये नेट की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये आप भविष्य में जो रिसर्चर बनेंगे, आप इंटरव्यू जब देंगे, ये चीजें तब काम आएंगी आपको। तब आपको लगेगा कि अरे वाह, क्या पता चला था हमें, किस तरह से काम हम कर सकते हैं। ये पूरे ग्रामर चेक कर देगा, आपकी चीजों को चेंज कर देगा, वो तब इनका आप यूज करना, एक बार अपने हाथ से करके देखें। तो ठीक है सर, मयंक सर, स्टेज इज योर्स नाउ।
जी बिल्कुल, अभी भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर से। जी सर। जी सर, मैं मनीष कुमार त्रिपाठी हाँ, बोल रहा मनीष हूँ जी। सर। Yes. प्रणाम सर आप सभी को, गुरुजनों को। सर मैं एक मतलब इस के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो कल लखनऊ विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा था उसका। तो मैं नितिन सर का क्लास ज़रूर लेता हूँ और मेरे फेवरेट हैं। तो ये 7 क्लास सर का मैंने लिया था, और चूँकि समय थोड़ा-सा ना मिलने के कारण भी वीडियो भी देख के मैंने क्लास लिया था। तो कल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सर के साथ क्लास से ही 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कल मुझे मिले। और ये भी बताना चाहूँगा सर कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो लगभग 25 से 30% क्वेश्चन सर के पढ़ाने से ही कल मुझे मिला। तो सर का मैं बहुत आभारी हूँ। मयंक सर आपका भी बहुत आभारी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर कि अगर ये 15-16 फरवरी को परीक्षा होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर सर कुछ ऐसा हो जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो इसी तरह, चाहे चाहे सर पेड ही हो, तो हम लोगों को और आप गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाता, जिससे हम लोग भी सफल हो जाते सर। तो ये मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है। और मैंने देखा सर 7 क्लास से इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो आगे आप लोग का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है सर। तो मैं चाहूँगा सर मेरे निवेदन को स्वीकार करें और इस सर इस बारे पे में विचार करिएगा, बहुत अच्छा आइडिया है। विचार विमर्श अवश्य करिएगा सर। और चूंकि समय बहुत कम है, आज देखिए सर 16 दिसंबर हो गया है और शायद 16 फरवरी को ही परीक्षा हो जाए। 2 ही महीने बचे हैं सर। तो सर बहुत अनुरोध है सर। बिल्कुल मनीष, आपका जो जी सर। हम्बल ये लहजा है, और पल्लवी, खुशी और इन सब का जो सपोर्ट है। हाँ आरती, तो ये मयंक भाई से जो है चर्चा करते हैं क्या हो सकता है। और सर सर वास्तव विचार में के सर पिछली बार निवेदन है आप। पिछली बार और इस बार की जो नेट की तैयारी हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात में भी है कि अब हम केवल नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरी तरह से जो हमारा टारगेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेवल है अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि सर के क्वेश्चन आए, उसमें कल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका मतलब 10 से ज्यादा क्वेश्चन सर की क्लासेस से आए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी। और हाँ एमपी बिल्कुल सेट का सर, भी बिल्कुल एग्जाम सर। हुआ है और कई सारे एग्जाम है, लगातार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको केवल अब नेट के रूप में ना लिया जाए। अब मैं इसीलिए अपने जो टैग लाइन लिखता था बीएड विभाग बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी यूजीसी नेट, तो उसमें मैंने ऑब्लिक करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा दिया है, क्योंकि जिस स्तर से हमारे आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सर, डॉक्टर नितिन सर और पूर्व के जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, विद्वत प्रोफेसर हैं, उन वो जो जिस स्तर से पढ़ा रहे हैं वो शून्य से शिखर की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपने जैसे नितिन सर ने आज का जो टॉपिक पढ़ाया है आईसीटी इन रिसर्च, तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे ना केवल आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें भी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा ध्येय अब और बड़ा है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि नेट तो एक पड़ाव है, नेट और जेआरएफ हो जाना एक पड़ाव है। मेन टारगेट हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, तो उस स्तर को बनाए रख रहे हैं। नितिन सर इतना ज्यादा स्तरीय क्लासेस ले रहे हैं कि हमारे सर बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर साथी शिक्षक भी जुड़ते हैं और वो भी सर का के बारे में कहते रहते हैं कि सर बहुत अच्छा क्लासेस ले रहे हैं। और जो सर की पुस्तक अभी भी प्रतीक्षा में है, तो उसकी प्रतीक्षा बहुत से लोग हमारे साथी और हम लोग भी कर रहे हैं कि सर की पुस्तक आए, लेकिन बहुत उच्च स्तर से जो सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका आप लाभ लीजिए। और आमतौर पर चूंकि एक पार्ट है इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो उसको हम 6-7 5-6 लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन चूंकि ध्येय हमारा और बड़ा है और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की भी जो
सब्जेक्ट के पार्ट हैं उनमें, जैसे चाहे लॉ का हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन में तो एक अलग पार्ट ही है, सब में कहीं ना कहीं रिसर्च पार्ट जरूर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम रिसर्च पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी ने एक बात कही, पेड की बात कही, तो मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता से कहता हूं कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस पेड नहीं होगी। हमारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है पूरी तरह से निशुल्क है। हम जो भी चलाएंगे, और हमारा उद्देश्य, जैसे आपने कहा कि हम फरवरी, तो हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर जब हमारी ये यूजीसी नेट की क्लास समाप्त होगी तो हम पुनः असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम प्रयास करेंगे। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इन्हीं क्लासेस में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, तो एजुकेशन की फील्ड में जरूर हम आपको और बेहतर ढंग से मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। हमारे जो सीनियर प्रोफेसर, हमारे गुरुजी या हमारे जो साथी वो प्रोफेसर लोग हैं, वो जितना भी उनका ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया कि कई हमारे सीनियर प्रोफेसर विद्वत शिक्षकों से मेरी बात चल रही है, और वो भी आने वाले समय में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। मैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, प्रोफेसर सुभाष मिश्रा सर का नाम लूंगा। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई, मैंने आग्रह किया और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया है, और बहुत जल्द ही निश्चित तौर पर शायद अगले सप्ताह वो क्लास लेंगे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर मंजुल त्रिवेदी जी भी वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BSNVPG कॉलेज यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध, तो उनकी भी क्लास होने वाली है जल्द। डॉक्टर राजेंद्र जी हैं बनारस में हरिश्चंद्र PJ कॉलेज, उनसे मेरी बात हुई है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो प्रयास है आपको अधिकतम शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। लेकिन एक बात मैं फिर यहाँ कहूंगा कि हमारा जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, और हम इसी रूप में हम आगे जाएंगे। जिस रूप में हम चल रहे हैं इसी रूप को हम आगे बढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल मैं समझ पा धन्यवाद रहा सर। हूँ कि कितना ज्यादा मूल्यवान क्लासेस हैं। आज की बहुत अच्छी क्लास सर ने ली और इतनी नई नई चीजें बताई। आप न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे यूजीसी नेट का देख रहे हैं, बाकी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप रेफरेंसिंग टूल्स का, ये तो सर सैद्धांतिक बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सर ने गूगल पे ले जाकर के आपको यूज करना भी सिखाया है ना, तो ये चीज सैद्धांतिक के साथ साथ आप जब PhD कर रहे हैं व्यवहारिक भी है, उसका आप व्यवहारिक उपयोगिता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये चीजें आप क्लासरूम टीचिंग में भी ये चीजें नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास ICT टूल्स का अभाव हो सकता है। गवर्नमेंट संस्थान है या कुछ ऐसे संस्थान है जहां पर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो ICT की क्लास है, ICT का उपयोग बहुत बहुत बेहतर ढंग से डॉक्टर नितिन सर ने किया है। बहुत मूल्यवान मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर नितिन सर का रहता है। तो उसी प्रकार से आज की क्लास भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे समर्पण के साथ, बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण समर्पण के साथ, बहुत ही विद्वतापूर्ण जो आपका मार्गदर्शन है, इसी प्रकार से यह विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन बना रहे। विद्यार्थियों से प्रेम, स्नेह और इस ज्ञान से लगाव आपका हमेशा ईश्वर बनाए रखें और आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएं। और हम लोग जरूर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से इस ज्ञान यज्ञ में आप सर्वश्रेष्ठ आहुतियां लगातार दे रहे हैं, हमारी और हमारे सभी विद्यार्थियों की, हमारे सभी साथी, हमारी टीम की कामना है, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहेगी आप बहुत ऊपर जाएं और इसी प्रकार से विद्यार्थियों को, बड़े छात्र समूह को आप हमेशा लाभान्वित करते रहें। तो सर आज हाँ बहुत बहुमूल्य कक्षा के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में सर आपका मार्गदर्शन बहुत उच्च स्तरीय मार्गदर्शन है मैं साथ विद्यार्थी। में ये कहना चाहूंगा मयंक भाई कि जो कल की क्लास होगी जी सर। ये मेरी तरफ से सभी छात्रों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है, और जो क्लास है वो स्टैटिक्स के बारे में होगी। लेकिन घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है कि स्टैटिक्स तो हमारा लेना देना ही नहीं है, मैथ हमने पढ़ा नहीं है, स्टैटिक्स पढ़ी नहीं है, तो ये वो स्टैटिक्स नहीं होगी। आप एक अलग नजरिए से स्टैटिक्स पढ़ेंगे और उसका जो पर्पस है वो आधार बनाना होगा। तो जितने भी ये छात्र छात्राएं, मेरे साथी भी हैं, छात्र छात्राएं छोड़ दीजिए, कुछ तो अपने साथी जुड़े हुए हैं, तो कल के लेक्चर में जरूर आए, न केवल इंटरव्यू के लिए
बल्कि स्टैटिक्स का जीवन भर के लिए बेस तैयार रखने के लिए कल क्लास आप जरूर करें। बहुत मैं अपने मन से वो जो है आपके लिए लेके आया हूँ, और स्टैटिक्स में मेरा पूर्ण विश्वास रहेगा आप जीवन भर ना तो किसी इंटरव्यू में और ना स्टैटिक्स को भविष्य में पढ़ने में कभी झिझकेंगे नहीं। इतनी स्मूथ और आसानी से आपको स्टैटिक्स के बारे में जो है कल डिस्कशन होगा हमारा, ठीक है। तो कल की थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। और अगर बहुत सर बहुत धन्यवाद स्टैटिस्टिक्स सर। की बात कर रहे हैं सर, हमारे साथ बहुत से डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे जो अध्यापन कर रहे हैं, वो लोग सर इस लिंक को शेयर करते हैं। तो चूंकि सर की क्लास स्टैटिस्टिक्स पे है कल, तो मैं आप जितने भी हमारे विद्वत शिक्षक गण भी जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह करूंगा, बीएड या एमएड के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसकी आवश्यकता होती है, तो आप अपने बीएड और एमएड समूह में भी इस लिंक को प्रेषित करेंगे तो बेहतर होगा, आपके विद्यार्थी भी सीख पाएंगे। मैं भी अपने बीएड के विद्यार्थियों को इस समूह में कल बुलाऊंगा। बेसिकली क्लास होगी जी इन सभी साथियों को स्टैटिक्स के लिए तैयार करने की। ये जो जितनी भी मेरी जो है छात्राएं, सब साथी हमारी जो जुड़ी हुई हैं, ये इनकी जिनकी स्टैटिक्स से लेना देना नहीं है, वो कहती है कि हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, स्टैटिक्स समझ नहीं आती, वो उन सबके कंफ्यूजन दूर करने के लिए और वो अपने आप आगे बढ़कर स्टैटिक्स पढ़े, वो उसके लिए एक बेस क्लास है सर। तो ये जरूर अच्छा लगेगा, सब रहे आप। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मूल्यवान क्लास के लिए। अंत में मैं किसी विद्यार्थी से चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन करके आदरणीय सर की बहुमूल्य क्लास के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रणाम सर, आशुतोष राय मऊ से। जी 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 नमस्कार। और आपकी क्लास आज समापन कह लीजिए कि जो पीएचडी के कोर्स वर्क के जो शुरुआती दौर में पढ़ाया जाता है वो सब पढ़ा दिया गया इस 5-6 लेक्चर में। जो भी सर आपका चला काफी बढ़िया रहा, और हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कई शिक्षक लोग जो पीएचडी करा रहे हैं वो बल्कि ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उसको देखा जाए, काफी लाभ मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। सर एक रिवीजन क्लास लगा दीजिएगा 2 घंटे में। हाँ वो करेंगे बाद में, वो एक मैराथन क्लास जब मयंक सर बाद में कभी समय देंगे तब करेंगे वो वाली एक क्लास। ठीक है जी जी। तो सर पुनः आज के इस बहुत बहुमूल्य क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीएड विभाग की ओर से, बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से, और इस समस्त छात्र समूह की ओर से, और सर हमारे आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर एसके राय सर का हमेशा सानिध्य प्राप्त होता रहा है। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि जो हम लोगों ने इस पुनीत कार्य को प्रारंभ किया, और हमारे इस कार्य में डॉक्टर रॉबिन सर ने हमेशा सहयोग दिया, चंचल मैम ने सहयोग दिया, डॉक्टर शशि तिवारी मैम ने सहयोग दिया, हमारे रईस अली सर, हमारे राकेश कुमार यादव सर, हमारे चंदन कुमार सिंह सर, हमारी बड़ी टीम है और सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से जो हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, आप सभी सहयोगी साथियों का, हमारे अग्रजों का, हमारे आदरणीय डॉक्टर नितिन सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बहुत बहुमूल्यवान कक्षाओं को संचालित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मयंक त्रिवेदी बुंदेलखंड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग में कार्यरत हूँ, और आप में अगर कोई साथी अभी आगे जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ नए लोग भी मुझे आज दिख रहे हैं, तो अगर आप इन कक्षाओं में शामिल लगातार होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करें, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और उसमें आपको रोज सूचनाएं मिलती रहेंगी, और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, और सभी को शुभरात्रि। थैंक यू सो मच सर। शुभरात्रि सभी को। शुभरात्रि सभी को, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। सभी लोग आप लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।